हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन आवर चैनल खान क्लासेस ऑफ कॉमर्स। आज हम पार्टनरशिप से रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ लेकर आए हैं। ये एक आपका सैम्पल पेपर की तरह है। फाइनली आपके एग्ज़ाम में किस तरीके के क्वेश्चन पार्टनरशिप से आने वाले हैं और कैसे कैसे फैक्चुअल क्वेश्चन और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपको डीपली पूछे जाएंगे, वो हम आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं। थोड़ा सा पेशेंस रखकर पूरा वीडियो देखें, इतनी जल्दबाजी ना करें कि दो चार क्वेश्चन देखकर आप आगे बढ़ जाएं और आप सोच लें कि ये वीडियो आपके लिए नॉन इम्पॉर्टेंट है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है और बहुत सारे फैक्ट हम इजी टू मॉडरेट और मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट लेकर आए हैं। इसलिए पूरे वीडियो में आप हमारे साथ बने रहें। पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, पूंजी स्थायी होने पर कौन से खाते खोले जाते हैं। तो हम देख लेते हैं, पूंजी जब स्थायी होगी तो कौन से खाते खोले जाएंगे। विच अकाउंट्स आर ओपन व्हेन दी कैपिटल आर फिक्स्ड। तो याद रखिए, जब कैपिटल फिक्स्ड होती है तो हमने आपको बताया था कि करेंट अकाउंट भी खोला जाता है और कैपिटल अकाउंट भी खोला जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्योंकि कैपिटल अकाउंट भी खोला जाता है और करेंट अकाउंट भी यहाँ खोला जाता है। कैपिटल और करेंट अकाउंट दोनों खोले जाते हैं जब कैपिटल क्या होती है, फिक्स्ड होती है, क्योंकि कैपिटल अकाउंट में कैपिटल लिखी जाती है, सिर्फ कैपिटल लिखी जाती है, और करेंट अकाउंट में पार्टनर को मिलने वाली हर चीज़ जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसके अलावा सैलरी, कमीशन, पार्टनर का रिम्यूनरेशन और पार्टनर को मिलने वाला प्रॉफिट और लॉस भी इसी अकाउंट में लिखा जाता है। और ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी पार्टनर्स करेंट अकाउंट में लिखे जाते हैं। और ये सारी चीज़ें कब लिखी जाती हैं, जब कैपिटल फिक्स्ड हो। तो फिलहाल आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए, आप स्क्रीन पर दिया गया है। आज हम इस सेशन में प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल दोनों क्वेश्चंस लेकर आए हुए हैं। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो को अंत तक आप देखें ताकि कोई भी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन आपसे छूट ना पाए। तो देख लेते हैं, फ़र्म का यहाँ प्रॉफिट आपको दिया गया है। फ़र्म का नेट प्रॉफिट आपको कितना है, 49,500 है। और यहाँ हमें मैनेजर का कमीशन निकालना है। तो मैनेजर का कमीशन निकालते समय आपको दो चीज़ों पर ध्यान देना है कि बिफोर चार्जिंग लिखा है, यानी कि कमीशन जो लिखा है वो कमीशन लेने के पहले लिखा है कि बाद में लिखा है, ये कीवर्ड हो जाएंगे। मैनेजर का कमीशन निकालने से पहले आप बिफ़ोर और आफ्टर जो हैं वो ज़रूर देख लें। अगर बिफ़ोर चार्जिंग लिखा हो तो फिर मेथड अलग है, और अगर आफ्टर चार्जिंग लिखा है तो मेथड अलग होगी। तो यहाँ बिफ़ोर लिखा है, पहले लिखा है। जब पहले लिखा है तो ये क्वेश्चन नॉर्मली सॉल्व हो जाएगा, यानी कि 49,500 इंटू हम कर देंगे रेट ऑफ कमीशन कितना है 10 और डिवाइडेड बाय यहाँ 100 होगा। तो जब बिफ़ोर लिखा है, पहले लिखा है, तो नॉर्मली आप इसको सॉल्व कर दें। तो यहाँ एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कैंसिल कर देते हैं, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो और कैंसिल हो जाएगा और आपका आंसर 4950 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया है। बिफ़ोर चार्जिंग है तो इस तरीके से करते हैं। अगर यहाँ आफ्टर चार्जिंग होता तो आपके डिवाइड में यहाँ 110 आ जाता। क्यों 10 आ जाता, क्योंकि वहाँ आफ्टर चार्जिंग लिखा है, इसलिए 110 यानी 100 प्लस रेट होता है। और जब बिफ़ोर चार्जिंग लिखा हो तो डिवाइड में 100 होता है। तो आफ्टर चार्जिंग वाला क्वेश्चन भी आपके इसी वीडियो में लिया गया है, ताकि आपको कोई भी दोनों मेथड में कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो। आप पूरा वीडियो को देखेंगे और अंत में ये भी हमको बताएंगे कि हम जितने क्वेश्चन लेकर आए उनमें से कितने आपने सही किए, ताकि इस बात की जानकारी लगे कि आपकी स्टडी कैसी चल रही है और एग्ज़ाम के लिए आप अभी कितने प्रिपेयर हैं। तो इसलिए प्लीज़ आप हमें लास्ट में कमेंट बॉक्स में यूट्यूब पर ही बताएंगे कि कितने क्वेश्चंस आपने सही किए हैं। तो डेफ़िनेटली हम आपको आगे और यूज़फुल इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करते रहेंगे। तो देखिए, आप जल्दी से आगे देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है। तो अगले क्वेश्चन को आप देख लें कि यहाँ दो पार्टनर हैं, जैसा कि आप नाम देख रहे हैं, संगीता और अंकिता एक फ़र्म में साझेदार हैं और दोनों की कैपिटल दी है। कैपिटल संगीता की 70,000 है और अंकिता की कैपिटल कितनी है, 50,000। अब 60,000 रुपये फ़र्म का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो पूछा गया है कि प्रॉफिट में अंकिता का शेयर क्या होगा। तो सबसे पहले आप समझ लें कि जो आपको कैपिटल दिया गया है ये कोई काम का नहीं है, क्योंकि कैपिटल रेशियो में
कैपिटल रेशियो में प्रॉफिट को कभी नहीं बांटा जा सकता। हाँ, एक कंडीशन में बांटा जा सकता है, अगर उन्होंने पार्टनरशिप डीड में ये लिखा है कि दोनों पार्टनर जो है वो कैपिटल के रेशियो में प्रॉफिट बांटेंगे तो कैपिटल रेशियो में बांट सकते, अदरवाइज़ कैपिटल रेशियो में प्रॉफिट को नहीं बांटा जाता। अब इस क्वेश्चन में ध्यान दें, क्या उनके बीच में कोई पार्टनरशिप डीड है? तो नहीं है। कैसे पता चला कि यहाँ नहीं है उनके बीच में पार्टनरशिप डीड? अगर पार्टनरशिप डीड होता तो वो 2:3 लिखते या 3:2 लिखते, 2:1 होता या 1:2 होता, कोई रेशियो होता। कोई रेशियो अगर उनके बीच में डिसाइडेड होता तो हम मान लेते पार्टनरशिप डीड है, लेकिन यहाँ रेशियो नहीं दिया तो आप क्या मानेंगे? पार्टनरशिप डीड नहीं है। और जब पार्टनरशिप डीड नहीं होती है तो रूल क्या है? ऑल पार्टनर्स विल बी इक्वल। तो 60,000 को हम इक्वल आधा आधा दोनों में बांट देते हैं, दोनों पार्टनर बराबर हैं तो 60,000 का हाफ कर दें, 60,000 का तो कितना आ जाता है? 30,000। तो इसमें आंसर आपका क्या हो जाएगा? अंकिता का शेयर 30,000 रुपये होगा, जो कि बी ऑप्शन में दिया है। बिकॉज इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड ऑल पार्टनर्स विल बी इक्वल। और कोई रेशियो नहीं दिया तो हम क्या मानेंगे? रेशियो जब नहीं दिया है इसका मतलब वहाँ पार्टनरशिप डीड नहीं है, और पार्टनरशिप डीड नहीं होता है तो सभी साझेदार आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद देख लेते हैं साझेदारी अधिनियम कब लागू होता है, मतलब पार्टनरशिप डीड जो है कब एनफोर्स्ड होता है। तो इस बात को आप समझ लें। याद रखिए, इसमें दो ऑप्शन जो हैं शुरुआत के आपको कंफ्यूज कर रहे होंगे कि पार्टनरशिप डीड जो है वो कब अप्लाई होता है, और इन दोनों में से एक आंसर है, बाकी के सी और डी आंसर तो हो ही नहीं सकते। अब ए और बी में जो आपका कन्फ्यूज़न है वो दूर करते हैं। यहाँ लिखा है साझेदारी अधिनियम यानी पार्टनरशिप एक्ट कब एनफोर्स्ड होता है, कब लागू होता है। तो याद रखिए, पार्टनरशिप एक्ट के रूल तब अप्लाई होते हैं जब पार्टनर्स के बीच में कोई पार्टनरशिप डीड ना हो। जब अगर उनके बीच में डीड होता तो उनके बीच में कोई डिस्प्यूट ही नहीं होता। तो देखिए, दूसरे पॉइंट को भी क्लियरली समझ लें ताकि आपका ए पॉइंट का आंसर बिल्कुल आपको क्लियर समझ में आ जाए। वेयर देयर इज़ आ पार्टनरशिप डीड बट देयर आर डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन। तो ऐसा हो ही नहीं सकता। पार्टनरशिप डीड जब बनाया जाता है तो भविष्य में होने वाले विवादों को दूर करने के लिए बनाया जाता है, और सब चीज़ें जब डिसाइड हो जाती हैं तो उसे हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं। जब सब डिसाइड हो गया तो फिर ओपिनियन में डिफरेंस कैसे होगा? जब साझेदारी विलेख है यानी साझेदारी संलेख बनाया गया है तो साझेदारों के मध्य कोई भी मतभेद नहीं हो सकता। मतभेद तो तब होता है जब बात तय न की जाए। यहाँ जब बात तय हो गई है तो मतभेद होने का सवाल ही नहीं। तो आप समझ जाएं इस क्वेश्चन का आंसर ए क्यों होगा। पार्टनरशिप डीड वहाँ अप्लाई होता है जहाँ पार्टनरशिप एक्ट वहाँ अप्लाई होता है जहाँ पार्टनरशिप डीड ना हो। साझेदारी संलेख अधिनियम 1932 तब लागू होता है जब पार्टनर्स के बीच में कोई साझेदारी संलेख यानी कि कोई साझेदारी समझौता, ना पार्टनरशिप डीड हो, ना पार्टनरशिप एग्रीमेंट हो और ना पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट हो। तो तब 1932 वाला एक्ट अप्लाई होता है। अब 1932 वाला एक्ट ये भी पूछा जाता है कि कब अप्लाई हुआ, कब भारत में लागू हुआ। ईयर सबको याद रहता है 1932, लेकिन हम आपको बता देते हैं कि ये एक्ट कब लागू हुआ। तो 1 अक्टूबर 1932 को इंडियन पार्टनरशिप एक्ट भारत में अप्लाई हुआ। बहुत ही महत्वपूर्ण ये तथ्य है, इसको आप जल्दी से नोट कर लें। अब आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। और वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें और इस पर एक कमेंट भी कर दें, और इसके साथ साथ आप पूरा वीडियो देखने के बाद कमेंट सेक्शन में ये बताएंगे कि ओवरऑल आपने कितने क्वेश्चन सही किए। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, साझेदारी संलेख के अभाव में क्या नियम लागू होंगे। तो एक बार हम वो रूल बता देते हैं जो इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड अप्लाई होते हैं। पहला रूल है ऑल पार्टनर्स विल बी इक्वल। दूसरा रूल है नो प्रॉफिट, नो रिम्यूनरेशन एंड नो सैलरी टू द पार्टनर, मतलब साझेदार को कोई वेतन, कमीशन या पारिश्रमिक नहीं दिया जाएगा। पूंजी पर कोई भी ब्याज नहीं दिया जाएगा। आहरण पर कोई भी ब्याज नहीं लिया जाएगा। और अगर कोई पार्टनर फर्म को अगर कोई लोन देता है या अगर पार्टनर फर्म को कोई एडवांस देता है तो ऐसे एडवांस पर 6% क्या दिया जाएगा? इंटरेस्ट दिया जाएगा। मतलब अगर कोई साझेदार अपनी फर्म को कोई ऋण देता है या नहीं तो फिर क्या देता है? कोई अग्रिम देता है, तो उस अग्रिम पर 6%
9% पर एनम मतलब 6% ब्याज दिया जाएगा। तो आप देख लें यहाँ 9% है, ये तो होगा ही नहीं, तो आपका ये ऑप्शन जो है डी क्रॉस हो गया। अब क्या प्रॉफिट बेस्ड सैलरी मिलेगी, तो अभी बताया सैलरी नहीं मिलेगी, वेतन नहीं मिलेगा। तो क्या उनके बीच में पूंजी का अनुपात होगा, तो पूंजी का अनुपात भी नहीं होगा। अगर पूंजी के अनुपात में ही उनको बांटना है तो वो पार्टनरशिप डीड बना लेते, जबकि यहाँ बोला गया है कि पार्टनरशिप डीड नहीं है। अब बताइए कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है। तो पहला रूल अप्लाई हो रहा है, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज़ अलाउड टू द पार्टनर। साझेदार को पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा, कब? इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, साझेदारी संलेख के अभाव में। अगर उनको ब्याज ही चाहिए था, कितना % चाहिए था, तो वो पहले डिसाइड कर लेते। लेकिन आप याद रखिए, साझेदार को पूंजी पर ब्याज इसलिए अलाउ नहीं होता है क्योंकि साझेदार लाभ बांटने के लिए पार्टनर बने हैं, ना कि पूंजी पर ब्याज लेने के लिए पार्टनर बने हैं। इसलिए देयर इज़ नो इंटरेस्ट इज़ अलाउड ऑन देयर कैपिटल, पूंजी पर यहाँ कोई ब्याज उन्हें नहीं दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर देख लेते हैं। साझेदारी समझौते के अभाव में भागीदार इसके हकदार नहीं हैं। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड आर नॉट एंटाइटल टू, मतलब साझेदार को क्या नहीं मिलेगा, तो आपको पता है वेतन और कमीशन नहीं मिलता है, जैसा भी बताया। साझेदार को पूंजी पर ब्याज भी नहीं मिलता है, तो ये दोनों चीज़ें यहाँ नहीं मिलती हैं। लेकिन लाभ में समान हिस्सेदारी, पार्टनर इक्वल प्रॉफिट शेयर करेंगे, ये तो मिलता है। तो यहाँ नहीं पूछा है, इसलिए आप याद दें, आर नॉट बोला है, क्या नहीं मिलता है। सैलरी कमीशन नहीं मिलता, पूंजी पर ब्याज नहीं मिलता। तो ए और बी दोनों आपके ज्वाइंट आंसर हो रहे हैं, इसलिए दोनों आंसर आपके कहाँ दिए हैं, दोनों आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी में दिए हैं। तो आपका राइट आंसर यहाँ क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। इसके बाद आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए वीडियो में आप अंत तक बने रहें। अब देख लेते हैं एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन, जैसा कि अभी हमने आपको मैनेजर के कमीशन से संबंधित बताया था कि मैनेजर के कमीशन से संबंधित ये बताया था आपको कि मैनेजर का कमीशन कैसे कैलकुलेट किया जाता है। एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट हमने बताया था कि जब भी मैनेजर का कमीशन आए तो सबसे पहले आप क्या देखेंगे कि वो आफ्टर चार्जिंग है कि बिफोर चार्जिंग है। तो इंग्लिश में देखिए आफ्टर चार्जिंग है, हिंदी में लिखा है कमीशन वसूलने के बाद, तो ये बाद शब्द आया है, इंग्लिश में आफ्टर चार्जिंग आया है। और जब बाद आया होता है तो क्या करते हैं, डिवाइड में रेट प्लस 100 करते हैं। तो देखिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताते हैं। 79,800 आपका नेट प्रॉफिट है और इनटू रेट ऑफ कमीशन यहाँ दिया है 5 और डिवाइड में 105 आएगा, 100 नहीं आएगा। जब भी आफ्टर चार्जिंग हो तो डिवाइड में आप रेट को 100 के साथ प्लस करेंगे, 100 के साथ कमीशन की दर को जोड़ देंगे तो 105 हो गया। अब 5 से ये कैंसिल होगा, 105 कितने बार, 21 बार, और 21 टाइम्स है। आप अगर 79800 को अगर आप क्या करेंगे, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो इजीली आपका आंसर जो है वो कितना आ जाएगा, 3800 आ जाएगा। और 3800 आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो यहाँ कीवर्ड आप देखें और क्वेश्चन को करने के लिए आपको कीवर्ड देखना होगा। आप अपने दिमाग में इस बात को बिठा लें कि जब भी कमीशन आएगा मैनेजर का, हम बिफोर या आफ्टर वर्ड देखेंगे। आफ्टर होगा तो डिवाइड में 100 प्लस रेट करेंगे और बिफोर होगा तो सिर्फ 100 करेंगे। इसलिए आप याद रखिए कि ये फैक्ट हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको बताया और निश्चित इससे क्वेश्चन एग्जामिनर की पसंद रहा है और पहले भी ऐसे क्वेश्चन आते रहे हैं। अब आगे देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर क्या है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट का एक ही बैलेंस होता है, वो हमेशा क्रेडिट होता है। तो बिल्कुल होता है, क्योंकि कैपिटल जो है उसका बैलेंस हमेशा क्या होगा, क्रेडिट होगा। फिर चालू खाते का सकारात्मक या नकारात्मक हो सकता है, मतलब करेंट अकाउंट का पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है। अब देखिए यहाँ पॉजिटिव किसको बोलते हैं, तो जो सकारात्मक होता है वो क्रेडिट होता है और जो नकारात्मक होता है वो डेबिट होता है। मतलब पॉजिटिव बैलेंस क्रेडिट होता है, नेगेटिव बैलेंस डेबिट होता है। इस बात को भी याद रखिए। तो क्या करंट अकाउंट का पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है, तो हाँ बिल्कुल हो सकता है। तो पहला ऑप्शन भी सही है, दूसरा ऑप्शन भी सही है। करंट अकाउंट का डेबिट या क्रेडिट कोई भी बैलेंस हो सकता है। फिर उतार चढ़ाव वाली पूंजी खाते में, मतलब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में क्या पॉजिटिव और नेगेटिव बैलेंस हो सकता है, तो हाँ हो सकता है। ये फ्लक्चुएटिंग का मतलब ही होता है कमी और वृद्धि। कमी और वृद्धि मतलब आपका अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है और
आपका डेबिट बैलेंस भी हो सकता है। तो हाँ, आपके पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव यानी कि धनात्मक ऋणात्मक, जिसको हम क्या कहते हैं कि क्रेडिट या डेबिट हो सकता है। तो हाँ, हो सकता है। अब बताइए, तीनों ऑप्शन यहाँ करेक्ट आ रहे हैं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, क्योंकि तीनों बातें जो लिखी गई हैं तीनों स्टेटमेंट्स में, वो तीनों बातें यहाँ सही हैं। अब आगे देख लेते हैं। आपको अगर इन सब बातों की डिटेल चाहिए है तो हमारे प्रीवियस वीडियोस को देखें। उन प्रीवियस वीडियोस में हमने इन सभी बातों का जिक्र किया है, जिससे संबंधित आज हम ये एमसीक्यूज़ आप तक लेकर आए हैं। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये एमसीक्यूज़ आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। चलिए अब आगे देख लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है। निम्न में से किस मद को लाभानी विनियोग खाते में दर्ज नहीं किया जा सकता? लाभानी विनियोग खाते का मतलब लाभानी नियोजन खाता है। इंग्लिश से आप और क्लियर कर लिया करें, हिंदी वाले भी। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की बात की है और अभी 2 दिन पहले ही हमने इसको पूरा समझाया है। 30 मिनट का वीडियो आपको पब्लिकली मिल जाएगा, उसको देख लें तो इससे संबंधित सारी कॉन्सेप्ट आपकी एक ही वीडियो लेक्चर में क्लियर हो जाएगी। अब बताइए, क्या पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है? तो हाँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आता है? तो हाँ, वो भी आता है। क्या पार्टनर की सैलरी आती है? तो हाँ, देख लीजिए, इसमें पार्टनर की सैलरी भी आती है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और पार्टनर की सैलरी भी आती है। पूंजी पर ब्याज आता है, आहरण पर ब्याज आता है और पार्टनर को मिलने वाला वेतन यानी कि सैलरी भी आती है। लेकिन क्या नहीं आता? पार्टनर को मिलने वाला जो भुगतान किया गया किराया है वो नहीं आएगा, क्योंकि रेंट पेड टू पार्टनर, अगर किसी पार्टनर के मकान को हमने किराए पर लिया है, उसकी दुकान को, और उस दुकान में फर्म का बिजनेस चला रहे हैं तो उसको रेंट दिया जाएगा। तो ऐसा रेंट पेड जो होगा वो फर्म के लिए क्या होगा? एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को पीएल अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे, ना कि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में। याद रखिए, पीएल अकाउंट प्रॉफिट फाइंड करने के लिए बनाया जाता है, जबकि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट पीएल प्रॉफिट को डिवाइड करने के लिए बनाया जाता है। तो रेंट पेड जो है वो सब्जेक्ट मैटर पीएल अकाउंट का है, ना कि रेंट पेड मैटर पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ सी हो जाएगा कि सी में रेंट पेड जो पार्टनर को है वो पर्टिकुलर किस अकाउंट में नहीं आएगा? पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आएगा। इसके बाद आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है स्क्रीन पर। यदि साझेदार के पूंजी खाते निश्चित हैं, यहाँ निश्चित शब्द को कन्फर्म करने के लिए निश्चित का मतलब स्थायी होता है, क्योंकि स्थायी चीज़ हमेशा निश्चित होती है। इंग्लिश देख लिया करें। हिंदी वालों से हमारी अपील है कि आप लोग हमेशा इंग्लिश को आधार बना लिया करें। जब भी कन्फ्यूज़न हो हिंदी में, तुरंत इंग्लिश वर्ड से आप टैली कर लें। और इंग्लिश बहुत ही क्लियर लैंग्वेज है, यूनिफॉर्म लैंग्वेज है, इसलिए वहाँ से क्लियरेंस मिल जाता है। यदि साझेदारों के पूंजी खाते निश्चित हैं, मतलब स्थायी पूंजी पर आधारित हैं, तो फिर क्या होगा? तो स्थायी पूंजी पर जब वो आधारित होंगे तो पर्टिकुलर क्या होगा? तो वही हम चीज़ आपको बता रहे हैं कि यदि साझेदार के पूंजी खाते निश्चित हैं तो पूंजी पर ब्याज दर्ज किया जाएगा। तो पूंजी पर ब्याज कहाँ दर्ज किया जाएगा? तो पूंजी पर ब्याज दर्ज किया जाएगा चालू खातों में, और चालू खातों के कहाँ दर्ज किया जाएगा? क्रेडिट में। तो इस बात को आप समझ लें। इसका आंसर यहाँ ए हो जाएगा। अब किस तरह होगा? पूंजी जब फिक्स्ड होती है, स्थायी होती है, तो पूंजी खाते में सिर्फ पूंजी लिखी जाती है और पार्टनर को मिलने वाली हर चीज़ चालू खाते के क्रेडिट में लिखी जाती है। बिकॉज कैपिटल इज़ फिक्स्ड, मतलब वो अनचेंजेबल है, उसमें चेंज नहीं हो सकता। तो पार्टनर को मिलने वाला हर प्रॉफिट, हर इनकम कहाँ चली जाती है? क्रेडिट में चली जाती है। तो पूंजी पर ब्याज भी एक पार्टनर के लिए इनकम है, और इनकम कहाँ चली जाएगी? क्रेडिट में। इसलिए आपका आंसर हो जाएगा चालू खातों के क्रेडिट में, मतलब ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसके बाद क्या दिया गया है। तो अगले क्वेश्चन में देखें, साझेदार के आहरण पर ब्याज डेबिट किया जाएगा। अब बताइए, साझेदार को मिलने वाला
आहरण पर ब्याज, देखिए हर मद का लेखा, हर आइटम जो होता है वो 2 जगह रिकॉर्ड होता है। ये क्वेश्चन से डिसाइड होता है, क्वेश्चन में दिए गए ऑप्शन से डिसाइड होता है कि क्या करेक्ट आंसर होगा। तो आप इस बात को अच्छे समझ लें कि यहाँ साझेदार को मिलने वाला, साझेदार द्वारा दिया जाने वाला आहरण डेबिट किया जाएगा। तो डेबिट कहाँ किया जाएगा, तो याद रखिए अगर ये पूछा जाता है ये क्रेडिट कहाँ किया जाएगा, तो ये क्रेडिट पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट यानी लाभ हानि नियोजन खाते में क्या होता है, क्रेडिट होता है। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए ये डेबिट कहाँ होता है, तो ये डेबिट होता है 2 जगह डेबिट हो सकता है। ये आपके पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में भी डेबिट हो सकता है अगर कैपिटल क्या हो, फ्लक्चुएट हो, और अगर कैपिटल फिक्स्ड होगी तो इसको कहाँ डेबिट करेंगे, तो इसको डेबिट किया जाएगा, इसको डेबिट किया जाएगा साझेदारों के चालू खातों में। तो साझेदारों के चालू खाते में इसको डेबिट किया जा सकता है। तो आपका आंसर यहाँ क्या होगा, पार्टनर्स करेंट अकाउंट हो जाएगा। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा। स्क्रीन पर देख लेते हैं जल्दी से। साझेदारों के आहरण पर ब्याज क्रेडिट किया जाएगा। तो अब देखिए हमने आपको भी बताया था कि कोई भी मद कितने बार रिकॉर्ड होती है, 2 बार। कहीं वो डेबिट होगी तो कहीं क्या होगी, क्रेडिट होगी। तो यहाँ पूछा है कहाँ क्रेडिट किया जाएगा, तो ये क्रेडिट किया जाएगा आपके पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, जैसा कि हमने अभी आपको बताया था लाभ हानि नियोजन खाते में या विनियोग खाते में इसको क्रेडिट करेंगे। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है तो समझ लें। आहरण पर ब्याज साझेदार द्वारा दिया जाता है, तो साझेदार के लिए ये क्या होता है, पार्टनर के लिए ये व्यय होता है, एक्सपेंस होता है, और पार्टनरशिप फर्म के लिए यही चीज़ क्या हो जाती है, इनकम हो जाती है। तो याद रखिए 2 अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं कि वो एक्सपेंस है कि इनकम है, और एक्सपेंस और इनकम के बेस पर उसको ट्रीट किया जाता है। यहाँ पूछा गया है कि आहरण पर ब्याज कहाँ क्रेडिट किया जाएगा, तो आहरण पर ब्याज जो क्रेडिट किया जाएगा वो आपके पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट में लिखा जाएगा, मतलब लाभ हानि विनियोग खाते के क्रेडिट में लिखा जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन अब देख लेते हैं क्या दिया है। फर्म के पूंजी पर ब्याज क्या है, फर्म के लिए पूंजी पर ब्याज क्या है, तो आप समझ लें यहाँ फ़र्म के लिए पूंजी का ब्याज जो है वो फ़र्म के लिए क्या है, एक व्यय है या एक हानि है। तो यहाँ एक एक्सपेंस हो सकता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका व्यय हो जाएगा, क्योंकि फ़र्म पूंजी पर ब्याज साझेदार को देती है। फ़र्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को प्रोवाइड करती है, तो पार्टनर के लिए तो इनकम है, लेकिन फ़र्म के लिए ये क्या है, एक्सपेंस है। तो यहाँ आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और ये कैपिटल पेमेंट नहीं हो सकता, ये कैपिटल रिसिप्ट नहीं होता, क्योंकि हर साल दिया जाता है, और हर साल हर महीने दी जाने वाली चीज़ क्या होती है, रेवेन्यू होती है। तो कैपिटल रिसिप्ट या कैपिटल पेमेंट होने का यहाँ सवाल ही नहीं होता। तो सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि कोई साझेदार प्रत्येक माह के अंत में कोई राशि निश्चित रूप से निकालता है, तो कुल राशि पर कितने महीनों का ब्याज लगाया जाएगा। If a fixed amount is withdrawn by a partner on the last day of every month, so interest on the total amount is charged for months। कितने मंथ के लिए लगाया जाएगा, तो इसको समझ लें। इस पर भी हमने एक डिटेल्ड वीडियो आपको लगभग 25 से 30 मिनट का बनाया हुआ है, और पब्लिकली यूट्यूब पर वो मौजूद है, आप उसको देख लें। वहाँ से ये आंसर प्रॉपर आपको समझ में आ जाएगा। हमने वहाँ मंथली, क्वार्टरली और 6 मंथली इंटरेस्ट कैलकुलेशन के ये मंथ बताए हैं। लेकिन यहाँ बात मंथली जब होती है, तो मंथली में आपके 3 फैक्टर आते हैं, 6.5, 6.0 और 5.5। 6.5 मंथ कब लिया जाता है, 6.5 मंथ तब लिया जाता है जब एट द बिगिनिंग ऑफ मंथ हो, जब माह के प्रारंभ में 1 तारीख की बात हो तो 6.5 लेते हैं। एट द मिडल यानी 15 तारीख की बात हो, माह के मध्य में जब आहरण किया जाता है तो 6.0 लेते हैं। और एट द एंड बात हो, माह के अंत की बात हो, मंथली हो, और अंत की बात हो, लास्ट की बात हो, तो 5.5 लेते हैं। यहाँ कीवर्ड आप देख लें। एक तो सबसे पहले कीवर्ड आप मंथली देखा करें, और दूसरा क्या देखा करें, लास्ट डे लिखा है कि फर्स्ट डे लिखा है कि मिडिल ऑफ द मंथ लिखा है, तो यहाँ लास्ट है, तो आप भी लास्ट वाला ले लेंगे, मतलब 5.5 यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके संबंध में बहुत ही डिटेल्ड वीडियो हमने बनाया हुआ है, उसको आप देख लेंगे।
तो क्वार्टरली और मंथली बेसिस पर कैसे इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होता है वो भी समझ में आ जाएगा, और किस बेसिस पर ये कैलकुलेशन होता है वो भी समझ में आ जाएगा। तो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पढ़ने से थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाती है, जैसा कि हमने बार बार आपको बताया। स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि किसी भागीदार द्वारा तिमाही के प्रारंभ में निश्चित राशि निकाली जाती है तो कितने महीने का ब्याज होता है। वही चीज़ आगे देखिए कि कोई फिक्स्ड अमाउंट अगर हम विड्रॉ करते हैं तो बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर बोला है, तो दो कीवर्ड होगा, एक तो बिगिनिंग हो गया, एक तो क्वार्टर हो गया। जैसे ही क्वार्टर आए आपके दिमाग में तीन चीज़ें आना चाहिए, 3 फैक्टर्स आना चाहिए, 7.5, 6.0 और 4.5। 7.5 इन द बिगिनिंग ऑफ मंथ है, यानी बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर है, यानी कि क्वार्टर के प्रारंभ में, ये क्वार्टर के मध्य में, और ये क्वार्टर के किस में, अंत में। तो यहाँ बात देख लेते हैं किसकी हुई है, निश्चित धनराशि की हुई है, लेकिन प्रत्येक माह के प्रारंभ में कहा गया है और प्रत्येक तिमाही में है। इंग्लिश में आपको क्वार्टर दिया है और बिगिनिंग है, तो बिगिनिंग क्वार्टर में आप बिगिनिंग वाला ले लें, मतलब 7.5। तो आपका राइट आंसर यहाँ क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, क्योंकि जब बिगिनिंग होता है तो 7.5 लेते हैं, मिडिल होता है तब 6 लेते हैं, और एट द एंड होता है तब 4.5 लिया जाता है। और ये तीनों आंसर कब आ सकते हैं, जब क्वार्टरली का मैटर हो। तो इसको याद रखें, ये क्वार्टर जो हैं उसके बेस हैं। अगर मंथली बेसिस होता तो आपका 6.5, 6.0 और 5.5 में से डिसीजन मेकिंग होती। इस बात को याद रखें, ये मंथली के रेट हैं, मंथली का बेस पीरियड है, और ये क्वार्टरली का बेस पीरियड है। इसके बाद आगे देख लेते हैं। इतने ही क्वेश्चन आज हमने आपको इस वीडियो में लेकर आए हैं, और भी ऐसे यूज़फुल क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। अब आप बताइए कितने क्वेश्चन ईमानदारी से आपके सही हुए और वीडियो कैसा लगा। जितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं जल्दी से वीडियो में कमेंट बॉक्स के नीचे कमेंट कर दें और बताएं कितने क्वेश्चन आपके सही हुए और वीडियो कैसा लगा। और वीडियो को अभी तक लाइक ना किया हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ़ यू।